क्या आपने नोटिस किया है कि दुनिया भर के ऑलमोस्ट हर रिलीजन या हर सिविलाइजेशन में कोई ना कोई प्लांट को पूजा में अक्सर लिया जाता है। हिंदू में कमल, तुलसी, बेल, चर्च में ऑलिव, वाइन, इस्लामिक ट्रेडिशन में खजूर, ऑलिव, ट्राइबल कल्चर में सेक्रेड फॉरेस्ट और मेडिसिनल प्लांट्स। अलग अलग जगह, अलग अलग कल्चर्स, पर एक चीज कॉमन, प्लांट्स का डिवाइन स्टेटस। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ रिलीजियस बिलीफ है या फिर एंशिएंट ह्यूमंस ने प्लांट के अलग अलग नेचर को समझकर सेक्रेड प्लांट्स को दर्जा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ईशान सैनी, पीएचडी इन बॉटनी। आज हम इसी फैसिनेटिंग क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे और डिकोड करेंगे प्लांट्स और गॉड्स के बीच का हिडन कनेक्शन। सिविलाइजेशन से पहले जब इंसान जंगलों और नदियों के पास रहता था तो ना कोई फार्मेसी थी, ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट और ना कोई ग्रोसरी शॉप। तब दवाइयाँ, खाना, लकड़ी और छाया सब सीधे प्लांट से ही मिलते थे। इसीलिए धीरे धीरे कुछ प्लांट्स को स्पेशल इम्पोर्टेंस मिलने लगी, जैसे तुलसी मेडिसिनल और साथ में इंसेक्ट रेपेलेंट भी है। नीम एक नेचुरल एंटीसेप्टिक और लोटस मडी वाटर में भी एकदम साफ रहने वाला प्लांट। इसलिए लोग ने सोचा ये प्लांट बाकियों से कुछ खास है और वहीं से रिस्पेक्ट शुरू हुई। रिस्पेक्ट से बना रिचुअल, और जब कोई चीज डायरेक्टली सर्वाइवल से जुड़ जाती है तो उससे इंसान सिर्फ रिसोर्स नहीं मानता, वो सेक्रेड बना देता है और उसे पवित्र मानता है। प्री हिस्टोरिकल ह्यूमंस साइंटिस्ट तो नहीं थे, लेकिन वो ग्रेट ऑब्जर्वर थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ प्लांट्स खाने लायक होते हैं तो कुछ जहरीले, कुछ लीव्स वाउंड हील करते हैं तो कुछ पेड़ के नीचे बैठकर ठंडक मिलती है, और कुछ सीजन में स्पेसिफिक प्लांट्स पे फ्लावरिंग का इम्पोर्टेंस। एंशिएंट ह्यूमंस को पता चला जब कोई फ्लावर ब्लूम करता है तो रेनी सीजन आने वाला है, ये हार्वेस्ट टाइम आ गया। प्लांट एक तरह से नेचुरल कैलेंडर बन गए, इसलिए ग्रेजुअली प्लांट के साथ स्पिरिचुअल रिस्पेक्ट डेवलप हो गया। दुनिया भर की एंशिएंट सिविलाइजेशन में ट्री को स्पेशल इंपॉर्टेंस दे दिया गया। इंडिया में पीपल ट्री का डिवाइन माना गया है, मिडल ईस्ट में सिदार फॉरेस्ट, यूरोप के पैगन कल्चर में ओक ट्री और बुद्धिज्म में बोधि ट्री एनलाइटमेंट का सिंबल बन गया। मजेदार बात तो ये है, ये सब ट्रीज इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। जैसे फिग ट्री को इकोलॉजी में कीस्टोन स्पीसीज कहा जाता है, क्योंकि अकेला फिग ट्री 100 से भी अधिक बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल और दूसरे प्लांट्स को सपोर्ट करता है। जब जंगल में कोई और खाने का सोर्स नहीं होता, सबको फूड और शेल्टर मिलता है, तो पेड़ और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं और माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करते हैं। एंशिएंट लोग शायद ये साइंटिफिक टर्म्स नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने इफेक्ट जरूर ऑब्जर्व किया। और जब कोई ट्री पूरा इकोसिस्टम सपोर्ट करे तो नेचुरली वो डिवाइन रिस्पेक्ट को सिंबल बन जाता है। एक और फैसिनेटिंग कंसेप्ट है जो दुनिया के कई कल्चर्स में मिलता है, सेक्रेड ग्रुव्स या देवबन। ये छोटे फॉरेस्ट होते थे जहां लोकल कम्युनिटीज बिलीव करती थी कि गॉड या स्पिरिट्स रहते हैं, इसलिए यहाँ ट्रीज कट करना सख्त मना है। अफ्रीका में भी ऐसे सेक्रेड फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं। जापान में शिंटू टेम्पल्स के अराउंड सेक्रेड श्राइन फॉरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और सरप्राइजिंगली मॉडर्न इकोलॉजिकल रिसर्च ने ये डिस्कवर किया है कि सेक्रेड ग्रुव्स ओपन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं। यहाँ रेयर प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव कर जाते हैं जो बाकी जगह खत्म होने के कगार पर। तो इसका मतलब क्या हुआ?
रिलीजन एक तरह से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन टूल बन गया। एंशिएंट सोसाइटीज ने कंजर्वेशन को स्पिरिचुअल रूल्स के थ्रू एनफोर्स किया। टाइम के साथ सोसाइटीज और रिलीजियन इवोल्व होने लगे और लोगों ने प्लांट्स के शेप और बिहेवियर को स्पेसिफिक गॉड्स के साथ जोड़ना शुरू किया, जैसे लोटस लक्ष्मी, तुलसी विष्णु, बिल्वा शिवा और दूबराज गणेशा के साथ। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एसोसिएशन के पीछे अक्सर कुछ माइथो बोटेनिकल लॉजिक भी छुपा हुआ है। अगर प्लांट्स सेक्रेड थे तो किसी स्पेसिफिक प्लांट को किसी स्पेसिफिक गॉड से क्यों जोड़ा गया? उदाहरण लेते हैं कमल का। अगर सिर्फ सिंबल की बात करें तो कमल प्योरिटी का सिंबल है, लेकिन लक्ष्मी तो वेल्थ की गॉडेस है। तो प्योरिटी और वेल्थ का कनेक्शन क्या हुआ? देखिए, आंसर भी नेचर में ही छुपा हुआ है। कमल एक एक्वेटिक प्लांट है जो मॉनसून के बाद ब्लूम करता है, जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, पॉलिनेटर अट्रैक्ट और फूड वैल्यू दिखाता है। और मॉनसून का मतलब हुआ गुड हार्वेस्ट। गुड हार्वेस्ट का मतलब हुआ प्रोस्पेरिटी, मतलब समृद्धि। इसलिए लोटस धीरे धीरे प्योरिटी माना गया, पवित्र माना गया और वेल्थ का नेचुरल इंडिकेटर बन गया। वेद के अनुसार लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं, ये फसल, भाग्य, सकारात्मक सोच, समझदारी, संतुलन और ओवरऑल वेल बीइंग से जुड़ा हुआ है। और इसी वजह से लक्ष्मी जी को कमल पर विराजमान दिखाया गया। हिंदू कॉस्मोलॉजी में कमल को यूनिवर्स का क्रिएशन यानी सृष्टि से भी जोड़ा गया है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल निकला था और उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। इसी वजह से लोटस को क्रिएशन का सिंबल माना जाता है। इसलिए कमल क्रिएशन, न्यू लाइफ, कॉस्मिक ऑर्डर, बैलेंस सिंबलाइज्ड करता है। लक्ष्मी जी जो विष्णु जी की कंसर्ट हैं, प्रोस्पेरिटी, लाइफ गिविंग एनर्जी, अबंडेंस और बैलेंस की शक्ति को दिखाता है। इसी तरह तुलसी के पत्तों में काफी पावरफुल फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखते हैं। इसलिए लोग अपने घर में आंगन में तुलसी के पौधे लगाते हैं। इससे आसपास की हवा थोड़ी साफ हो जाती है और कीटाणु कम हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क भी कम हो जाता है। हिंदू सिंबोलिज्म में विष्णु जी का प्रिजर्वेशन को लाइफ और प्रोटेक्शन का देवता माना गया है। और दूसरी तरफ तुलसी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी की वजह से हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है। इसलिए कल्चरल और सिंबॉलिक लेवल पर तुलसी का विष्णु से संबंध बिल्कुल सटीक बैठता है। ये कनेक्शन दिखाता है कि कैसे एंशिएंट ट्रेडिशन ने स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल हेल्थ बेनिफिट्स को एक साथ जोड़ दिया। अब बात करते हैं बेल की। बेल के पत्तों का शिवा से जोड़ा जाता है। बेल के पत्तों में 3 लीफलेट्स होते हैं जो सिंबॉलिकली शिवा के त्रिशूल और उनकी 3 आंखों की याद दिलाता है। इन पत्तों का प्रकृति के 3 गुणों मतलब के क्वालिटी से भी जोड़ा जाता है। सत्व, शीलता, शांति और नॉलेज की क्वालिटी। राजस, गतिविधि, इच्छा और एनर्जी की क्वालिटी। तामस, आलस, अंधकार और इग्नोरेंस की क्वालिटी। बोटेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेल काफी मेडिसिनल होता है, जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। शिवा को अक्सर ऑस्पियर, स्ट्रिक्ट और बहुत सिंपल जीने वाला, हीलिंग, रोग को ठीक करने वाला और एस्थेटिक एनर्जी, स्पिरिचुअल तपस्या करने वाला का सिंबल माना जाता है। इसलिए एक मेडिसिनल फॉरेस्ट ट्री का शिवा से सेक्रेड कनेक्शन होना इकोलॉजिकल और कल्चरल दोनों सेंस में बहुत सही फिट बैठता है। साथ ही में भांग और धतूरा का संबंध शिवा से जोड़ा जाता है। इन प्लांट्स में प्रोपेन अल्कोहॉइड्स होते हैं जो कॉन्शियसनेस, हेलुसिनेशन और ट्रांस लाइक स्टेट्स क्रिएट कर सकते हैं। एंशिएंट योगिक ट्रेडिशन में
ऐसे प्लांट्स का मेडिटेशन और अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस से एसोसिएट किया जाता है। शिवा को मेडिटेशन, ट्रांसडेंस और इल्यूजन के डिस्ट्रक्शन का डाइटी माना जाता है। इसलिए ये प्लांट सिंबॉलिकली नेचर की पावरफुल और डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। महेश यानी शिवा का ही रूप माना जाता है, जो डिस्ट्रॉयर है और ट्रांसफॉर्मर का रिप्रेजेंट करता है। यहाँ डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश से नहीं होता, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन से होता है। अगर इकोलॉजी हिस्ट्री देखें तो अर्थ पर भी 5 मेजर मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स हुए हैं, जिनके बाद नए स्पीसीज इवोल्व हुए हैं और लाइफ का नया फेज शुरू किया गया। इसी तरह शिवा का सिंबोलिज्म भी पुराने का अंत और नया का जन्म दिखाता है। एक बार इसे बोटेनिकल एंगल से देखें, जो ब्रह्मा क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है, विष्णु प्रिजर्वेशन को और महेश डिस्ट्रक्शन को या ट्रांसफॉर्मेशन को। एक नेचुरल साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लांट्स और इकोसिस्टम में भी तो यही साइकिल दिखता है, नई ग्रोथ, लाइफ को सस्टेन करना और पुराने का ब्रेक डाउन या एक्सटिंक्शन, जिससे नई लाइफ इवॉल्व होती है। इसलिए हिंदू त्रिमूर्ति कंसेप्ट ऑफ बोटेनिकल एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये नेचर को कॉन्टिन्यूस लाइफ साइकिल और सिंबॉलिकली एक्सप्लेन करता है। नेचर और डिविनिटी का ये संबंध और भी एग्जाम्पल्स में देखा जाता है, जैसे गणेश और दूबग्रास। दूबग्रास बहुत ही रेजिलिएंट होता है, न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल में, ड्रॉट कंडीशन में और पैरों से रौंदे के बाद भी ग्रो कर सकता है। इसलिए ये रेजिलियंस ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने का सिंबल माना जाता है। हिंदू सिंबोलिज्म में गणेश को रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल माना जाता है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग और हार्डी ग्रास का गणेश का सेक्रेड कनेक्शन सिंबॉलिकली बिल्कुल सेंस बनता है। पीपल इकोसिस्टम सपोर्ट करता है, इसलिए इसे कट करना टैबू बना दिया गया, यानी एंशिएंट नॉलेज को मिथ्स और स्टोरी के फॉर्म में एनकोड किया गया, ताकि जनरेशन तक प्लांट्स का प्रोटेक्शन हो सके। नेचर और सिंबोलिज्म का ये कनेक्शन ही रिचुअल्स का हिडन लॉजिक है। इसलिए हमें कुछ टर्म्स भी मिलती हैं, जैसे कल्प वृक्ष, चैत्य वृक्ष और स्थला वृक्ष। मतलब रिलीजन ने ट्री को ऑप्शनल डेकोरेशन नहीं, मंदिर का लिविंग पिलर बना दिया। अब आते हैं मेन सवाल पे, कैसे डिसाइड हुआ कि कौन से प्लांट किस डाइटी को सिंबलाइज किया जाएगा? इसका आंसर एक लाइन में नहीं, पर एक सॉलिड फ्रेमवर्क में समझते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ 5 ओरिजिन ऑफ प्लांट डाइटी मैपिंग। और वेट करें मेरी अगली वीडियो में, मैं इसके बारे में आपको जरूर विस्तार से बताने वाला हूँ। थैंक यू। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और भी अनोखी, अद्भुत और मज़ेदार कहानी को जानने के लिए।